गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन संधू क्लासेस। मैं जसप्रीत सिंह संधू। बच्चों, बीएससी सेकेंड ईयर के और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप हमारी क्लासेस भी लेकर आएँ, तो आज अपने उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है, उनके एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अपने आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। नाउ डिस्कस ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टूडेंट्स, अपनी बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो नॉर्मली आपने आयनिक, यौगिक, सहसंयोजक यौगिक के बारे में पढ़ा होगा, तो उसके आधार पर अपने आगे पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। बात करते हैं वे यौगिक जिनके, ध्यान से देखिएगा, वे यौगिक जिनके अणु आयन के धातु परमाणु के साथ ऋणायन या लिगेंड्स, ऋणायन या लिगेंड्स, बच्चों लिगेंड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन परमाणु। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन परमाणु या लिगेंड, शॉर्ट फॉर्म उसकी लिगेंड होती है। लिगेंड ने उपसहसंयोजक बंध बनाया हो। क्या कहते हैं अपने? वे यौगिक जिनके अणु आयन के धातु परमाणु के साथ ऋणायन या लिगेंड ने उपसहसंयोजक बंध बनाया हो, उन्हें क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है, उपसहसंयोजक बंध कहा जाता है। आगे अपने डिस्कस करते हैं। धातु आयन वे लिगेंड संयुक्त रूप से अकेले आयन के रूप में व्यवहार करते हैं। ये कहते हैं जब धातु आयन या लिगेंड्स आपस में जुड़े होते हैं तो वे किसकी तरह व्यवहार करेंगे? एक आयन की तरह व्यवहार करेंगे। एक क्या शो करेगा? पॉजिटिव, और एक नेगेटिव। ये आयन होते हैं, इनकी तरह ही ये व्यवहार करेंगे। आगे बात करते हैं, इन यौगिकों को संकुल या जटिल यौगिक कहा जाता है। कैसे यौगिक कहा जाता है? संकुल या जटिल यौगिक कहा जाता है। तो इन आयनों को संकुल या जटिल आयन कहा जाएगा, क्योंकि इन यौगिकों को क्या कहा जाता है बच्चों? संकुल या जटिल यौगिक कहते हैं। तो इनसे जो आयन बनेंगे उनको बच्चों अपने क्या कह सकते हैं? संकुल या जटिल आयन कह सकते हैं। बच्चों, अपने जो दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन में जो उपसहसंयोजक बंध है, जहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उनका बहुत ही महत्व है। अपने दैनिक जीवन में आपको बताऊंगा, अपने जब इनके एग्जाम्पल देखेंगे तो आप देखोगे कि जैसे क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन 12 के अंदर क्या होता है कि जो जैसे अपने पास क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन के अंदर फेरस, और विटामिन 12 के अंदर कोबाल्ट जो होगा वो उपसहसंयोजी यौगिक के रूप में होगा। और इनमें जो सेंट्रल मेटल आयन जो होगा बच्चों क्या होगा? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होगा, हीमोग्लोबिन में फेरस होगा, और विटामिन 12 में कोबाल्ट होगा। और इनके चारों तरफ क्या जुड़े होंगे? लिगेंड जुड़े रहते हैं। तो बात करते हैं, जैसे जो अपने पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा बच्चों, उनके अंदर जो सेंटर होगा, सेंटर में क्या होगा? सेंट्रल मेटल आयन। जो हिंदी में इसे क्या कहेंगे? सेंट्रल मेटल आयन को क्या कहेंगे बच्चों? कोई बता सकता है? अपने करते हैं। सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय, मेटल का मतलब धातु, आयन का मतलब आयन। क्या नाम होगा? केंद्रीय धातु आयन। केंद्रीय धातु आयन के चारों तरफ क्या जुड़े रहते हैं? लिगेंड जुड़े रहते हैं। जो अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसके सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ क्या जुड़े रहते हैं बच्चों? लिगेंड जुड़े रहते हैं। तो अपने यहाँ तक डिस्कस कर लिया, तो आगे अपने को पता होना चाहिए कि बार बार लिगेंड या कौन सा लिगेंड को हिंदी में क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु के बारे में अपने बात कर रहे हैं। वो होता क्या है? जैसे कोई भी ऋणायन हो बच्चों, कोई भी ऋणायन, जैसे कि एग्जाम्पल के Cn- या लोन पेयर युक्त उदासीन परमाणु अणु, लोन पेयर युक्त उदासीन परमाणु अणु, जैसे NH3, जो ऊपर क्या है, इसके जो डॉट लगाए गए हैं उसे क्या कहते हैं? लोन पेयर, अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। हिंदी में क्या देते हैं? अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। तथा H2 के पास कितने लोन पेयर होते हैं बच्चों? 2 लोन पेयर होते हैं। और जो अपनी अमोनिया उसके पास कितने लोन पेयर होते हैं? 1 लोन पेयर होते हैं। बात करते हैं कोई भी ऋणायन
या लोन पेयर युक्त उदासीन परमाणु जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है तो इसे क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं? इसे लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बच्चों अपने देख लेते हैं, जैसे कि अपने पास जब ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, ये बहुत ही जरूरी है। कोई भी अपना एक परमाणु है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, इसी प्रकार बी जो होगा क्या होगा? बोरोन होगा, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किससे अभिक्रिया करता है? हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है। क्या बनता है? BH3 बनता है। लेकिन इसका अपने बोरोन कौन से परमाणु क्रमांक कितना होता है? कितना होता है? 5, 1s2, 2s2, 2p1। मतलब बच्चों इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ले लिए। अब इसके पास क्या है? 2 की कमी है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसकी कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा? अमोनिया के साथ अभिक्रिया करेगा और उसका ये लोन पेयर ले लेगा। लोन पेयर ले लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इसी पर अपने इसे क्या लिख सकते हैं? इसने अपना लोन पेयर इसको दिया। इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का साइन ये होता है, तीर का निशान होता है। इसने अपने लोन पेयर को किसको दे दिया? बोरोन को दे दिया। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, ये हो गया अपना उदासीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब अपने बात करते हैं बच्चों, लिगेंड हो गया कोई भी एडेनाइन या लोन पेयर युक्त उदासीन परमाणु जो अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म देकर एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है तो इसे लिगेंड कहते हैं। अब बात करते हैं उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है बच्चों। उपसहसंयोजन संख्या के बारे में बात करें, क्या होती है? जब सेंट्रल मेटल आयन या आयन कितने, अपने बात करते हैं कि कोई भी सेंट्रल मेटल आयन है, ये अपना सेंट्रल मेटल आयन है, कितने लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसे ही क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। इसमें देखो कितने लिगेंड से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 से जुड़ा है तो 6 इसकी क्या होगी? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा? 6 होगा। तो इसी प्रकार अपने देखते हैं ये जो ये जो अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कितने लिगेंड से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 4। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? आगे अपने बात करते हैं जो अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होगा या उपसहसंयोजक यौगिक है वो 2 स्टेबल या स्थायी यौगिकों या कंपाउंड के एडिशन से बनता है। कहने का मतलब जुड़ने से बनता है। इन्हें आणविक या योगशील यौगिक कहते हैं। जब बात करते हैं अपने 2 स्टेबल कंपाउंड आपस में योग करके किसी यौगिक का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो इसी जो यौगिक बनेगा, जिस यौगिक का निर्माण होगा तो उसे क्या कहेंगे? आणविक या योगशील यौगिक कहेंगे। जैसे अपने पास 4 क्या है? पोटेशियम साइनाइड और फेरस डाइसाइनाइड की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये क्या है? दोनों क्या हैं? स्टेबल। ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल कंपाउंड हैं, आपस में मिले तो किसका निर्माण कर दिया इन्होंने? पोटेशियम फेरोसाइनाइड का। किसका निर्माण कर दिया बच्चों? पोटेशियम फेरोसाइड का निर्माण कर दिया। ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या अपने पास कैसा यौगिक है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कैसा यौगिक? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। या इसे क्या कह सकते हैं? आणविक या योगशील यौगिक भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो कई यौगिक तो ऐसे होते हैं, कई अलग प्रकार से होते हैं। ये स्थायी थे, लेकिन कुछ यौगिक होते हैं अस्थायी प्रकार से भी बनते हैं। जैसे कि पोटेशियम सल्फेट की जब अभिक्रिया एल्यूमिनियम ट्राई सल्फेट से करवाई जाती है तो इसके साथ 24 अणु जल के मिलाए जाते हैं तो अपने पास फिटकरी प्राप्त होती है, पोटेशियम फिटकरी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पोटेशियम फिटकरी कहते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही टफ होता है। कोई भी अपना जैसे कि
प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल वाइवे में ये फॉर्मूला पूछा जाता है, कई बार पूछ लेते हैं जो एग्जामिनर होता है कि आप पोटेशियम फिटकरी का फॉर्मूला बताओ, या सीधा ही कह देता है एलम का या फिटकरी का फॉर्मूला बताओ। अब बात करते हैं जो यौगिक संकुलों की श्रेणी में नहीं आते। बात करते हैं जो ऐसे यौगिक भी कई होते हैं जो संकुलों की श्रेणी में नहीं आते, तो उन्हें क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। ये द्विक लवण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इस पे अपने डिस्कस करेंगे कल। तो आज की क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।